सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष के रूप में भी किसे चुना गया। तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव को। तो ये कौन है? हमारे पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उनको अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अभी पहली बार बैठक हुई थी अभी 16 जून 2025 को नई दिल्ली में, और वहीं पे इनको अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, इनके अलावा एसपी यादव, इनको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का महानिदेशक चुना गया है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, इसकी स्थापना भारत सरकार ने मार्च 2024 में की थी और इसका स्थायी सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ और चीता। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव और महानिदेशक बने थे कौन? एसपी यादव। ये दोनों नाम याद रखना। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाऊं। जैसे कि अभी रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप कौन बन गए? रॉबर्ट फ्रांसिस। ये इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी हैं और उन्होंने अपना नाम क्या चुना है? पॉप लियो 14। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल बने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अभी फिर से कौन बन गए, मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया 1 साल के लिए, तपन कुमार डेका। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष शैलेश सी मेहता बने। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने S महेंद्र देव। भारत के वी श्रीनिवास को अभी 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक बनाया गया अश्विन लोहानी को। राष्ट्रपति जी की पहली महिला एड डी कैंप बनी यशस्वी सोलंकी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट अभी फिर से बनाए गए विटोल्डा बाका। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष बनाई गई हैं एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी की हैं, और वो रिप्लेस करेंगी फिलेमॉन यांग को। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है शेखा नासर अल नोवेसी, UAE से हैं। और फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष बने राजीव मेहमानी। तो ये 16 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखा को रोकना और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। और थीम भी है। थीम क्या है? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। आपको बता दूं 2007 में यूनाइटेड नेशन ने 2010 से 2020 को यूनाइटेड नेशन डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ दशक घोषित किया था। ठीक है, तो दिवस याद रखना, उसकी थीम याद रखना। चलो डे वाला प्रश्न एक बार फिर से जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवाऊं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसके अलावा 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे, वैश्विक पवन दिवस के रूप में भी मनाया। तो अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लीना नायर को। लीना नायर, अभी इनको कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये यूके का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है जो रिटेल और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। लीना नायर ये एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसकी ग्लोबल CEO हैं।
ये स्नेल वही कंपनी है, वही ब्रांड है जो ब्रांड एम्बेसडर वाली लिस्ट जब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ तो हमने पढ़ा है वहां पे इसकी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। कौन? चलो आप मुझे बताओ उन एक्ट्रेस का नाम क्या है, किसे बनाया गया था स्नेल जो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर। बाकी लीना नायर, इनका जन्म यहीं पे हुआ था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। चलो अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आपने पढ़ा था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला। और यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी भाषा के लेखक है, छत्तीसगढ़ के हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 मिला आर के श्री राम कुमार को, वायलिन वादक है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, उनका संबंध भारतनाट्यम से है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 मिला एनटीपीसी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को मिला मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टरिन किरे को मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए। और एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया मसाकी काशिवारा को, ये जापान से हैं और नॉर्वे के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार है ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑस्टर, ये बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आदिश अग्रवाल ने। तो लेखक आदिश अग्रवाल जो पेशे से एक वरिष्ठ वकील भी हैं और अभी उन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑस्टर। तो इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कानूनी सुधारों के बारे में बताया गया है जिससे भारत में एक नए कानूनी और विधायी ढांचे को आकार देने में मदद मिली है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, ऑथर का नाम याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर एक बुक हमने पढ़ी थी आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की बायोग्राफी आई है, उसका नाम है दिया सलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को पीएस रमन ने लिखा, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर है। टू द सेवन जनरेशन, इस बुक को लिखा डॉक्टर वी आई मथन ने। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ को लिखा उत्पल कुमार ने। और द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक को मिला, भारतीय लेखिका है, उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा का है। इस तरह से ये अवार्ड पाने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक भी है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्ती ने। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट बुक से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा अमेरिका में। यहाँ हम बात कर रहे हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 की, जिसका आयोजन अभी 14 जून को शुरू हो गया, 13 जुलाई तक ये चलेगा। कहाँ पर? अमेरिका में। इस बार इसका 21वां संस्करण है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें, ये एक इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे हर साल आयोजित किया जाता है, शुरुआत 2000 में हुई थी, सन 2000 में। ऑर्गेनाइज करता है फीफा। इसका लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था और सऊदी अरब में वो हुआ था। मैनचेस्टर सिटी जो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है वो विजेता रहा था। सबसे ज़्यादा बार अभी तक इसको रियल मैड्रिड ने जीता है जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है, 5 बार जीत चुका है। इस बार देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, इसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेंस और वुमेन्स दोनों वाले। अगला जो होगा वो देखो आप, 10वां जो पहले वुमेन्स की बात कर रहे हैं, 2027 में 10वां एडिशन होगा। ब्राज़ील में ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। वहीं आप पुरुषों का देखोगे फीफा मेंस वर्ल्ड कप, तो अगला वाला ये 2026 में होगा, 23वां एडिशन है, 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। बाकी आगे के भी आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, या पीडीएफ में आपको शीट मिली जाती है। बाकी फीफा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फीफा के स्टैटिक, क्योंकि फीफा ये फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध है फुटबॉल से, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बनी हॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा क्रिकेट। तो अभी हाल ही में मेरिलेबॉन क्रिकेट क्लब ने बनी हॉप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया है। ये बैन अभी 17 जून से लागू होगा और अक्टूबर 2026 में ये एक ऑफिशियल लॉ बनेगा। अच्छा, है क्या ये बनी हॉप कैच रूल? तो आपने मैच में कई बार देखा होगा
अगर कोई फील्डर है, बॉल बहुत ऊंची हवा से उसके पास आई और उसके हाथ से टकरा के अंदर चली गई, मतलब बाउंड्री के बाहर जहाँ पे 6 हम मानते हैं, लेकिन जमीन को नहीं छुआ उस बॉल ने, और उसी दौरान फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में उछलते हुए उस गेंद को कितनी भी बार उछालता रहता है और फाइनली सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर आकर के उस बॉल को पकड़ लेता है और जमीन पे पैर रख लेता है, तो फिर उसे कैच आउट माना जाता है। मतलब अगर बाउंड्री के बाहर है तो वो बॉल को कितनी भी बार छू सकता है, बस कंडीशन ये रहती थी कि उसके पैर जमीन पर टच न हो, वो उछल उछल करके बॉल को छू सकता है और फाइनली बाउंड्री के अंदर आते ही बॉल उसके हाथ में होगी और वो जमीन को छू जाएगा, तो उसे कैच मानते थे। अभी तक ये होता था। बनी हॉप का मतलब भी यही हो गया कि बाउंड्री के बाहर हवा में रहते हुए वो बॉल को कितनी भी बार छू सकता है। लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया, अब नया रूल आ गया। क्या कहा इस नए रूल में कि अब फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में रहते हुए केवल एक ही बार बॉल को टच कर सकता है, बार बार नहीं। अगर उसने बाउंड्री के बाहर रहते हुए अगर दूसरी बार बॉल को टच कर लिया, चाहे वो हवा में ही हो, तो फिर उसे बाउंड्री माना जाएगा, 6 माना जाएगा। और ये नियम रिले कैच पर भी लागू होता है। रिले कैच क्या होता है? जब एक फील्डर गेंद को हवा में उछालकर दूसरे को कैच देता है। एक फील्डर बाउंड्री के अंदर है, एक बाउंड्री के बाहर है, तो बाउंड्री के जो बाहर है वो बॉल को उछालता है और बाउंड्री के अंदर फेंक देता है, और अंदर कोई दूसरा फील्डर उसको कैच कर लेता है, तो अभी तक वो आउट माना जाता था, कैच आउट। लेकिन अब नियम में क्या बदलाव हो गया? पहला चीज तो ये, केवल आपको एक ही बार टच करना है, और दूसरी चीज उन्होंने ये बताया कि अगर वो बॉल को उछाल करके आप किसी दूसरे खिलाड़ी को अंदर दे रहे हो जो बाउंड्री के अंदर है, तो वो आउट तभी माना जाएगा जब बाउंड्री के बाहर वाला खिलाड़ी भी अंदर आ जाए। अगर वो बाहर ही रह गया और अंदर वाले खिलाड़ी ने उसको कैच कर लिया बॉल को, तब भी वो आउट नहीं होगा, वो 6 ही माना। के लिए जो बाहर बाउंड्री के खिलाड़ी खड़ा हुआ है उसको भी फटाफट बाउंड्री के अंदर आना होगा। तो ये नियम में बदलाव हुआ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नया नियम क्या है और बनी हॉप मतलब क्या हो गया, इसका संबंध किस खेल से है। तो इस तरह के डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे भी जो खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कई कई बार इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, और ये तो पूछा ही जाएगा क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन चुका है। तो नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के हिसाब से भी। और ये जो नया नियम है, अभी 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसमें ये लागू होगा। अच्छा, एमसीसी यानी कि मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब, ये क्रिकेट के नियम को बनाने का काम करता है। नियम में ये बदलाव भी कर सकता है। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर 2026। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि भारत का जो 16वां सेंसस है, 16वीं जो जनगणना होगी, और या यूं कह दो आज़ाद भारत की जो 8वीं जनगणना है यानी कि सेंसस 2027, ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण, पहला स्टेज 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा, और इस स्टेज में, इस चरण में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जनगणना की जाएगी। जो दूसरा चरण होगा वो 1 मार्च 2027 को शुरू होगा, और इसमें बचे हुए पूरे भारत में जनगणना की जाएगी। सेंसस 2027 की हम बात करें तो ये जनगणना 2011 के बाद पहली बार हो रही है, और इस बार सेंसस में पहली बार जाति आधारित गणना को भी जोड़ा गया है। ये पहला डिजिटल सेंसस भी है और इसे स्वगणना की सुविधा भी होगी। 34 लाख एम्प्लॉयज़ के द्वारा ये जनगणना की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब जनगणना से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अभी जो लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 वाला, वो 15वां था, 15वीं जनगणना थी। पहले वहाँ से कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में थी और सबसे कम किस में थी। बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम में। वहीं लिटरेसी रेट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केरल में बताई गई, सबसे कम बिहार में। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा बताई गई बिहार में। लेकिन अगर मैं स्टेट नहीं बोलूँ या बोलूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो दिल्ली है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, या स्पेशली अगर राज्य बोलेंगे तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, कितनी? 17 है मात्र। और सेक्स रेशो ये सबसे ज़्यादा केरल का रहा, और ये एकमात्र राज्य भी है जहाँ पे सेक्स रेशो
1000 प्लस है, सबसे कम हरियाणा का था। ये तो कुछ डेटा वाले प्रश्न हो गए। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हमारी जो जनगणना ये कब शुरू होती है? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। पर दश के आधार पर जनगणना ये शुरू होती है 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। और फिर 1881 से लेकर 1931 तक की जो जनगणना रही वो जातिगत जनगणना थी। तो अंतिम बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। और उसमें बताया था कि हमारे यहाँ पर जातियाँ कितनी? 4147। फिर 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जनगणना अधूरी रही और 1947 में हम आज़ाद हो गए। फिर 1948 में जनगणना अधिनियम ये आया और 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए। कारण बताया गया जातिगत विभाजन भारत में हो सकता है इस कारण से। फिर 2011 में कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना करवाई भी थी पर आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। बोला कि बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये एरर वाली है तो हम इसको प्रस्तुत नहीं करते, उन्होंने शो नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। और अभी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी थी और 2026-27 में इसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा यू मुंबा ने। तो यू मुंबा ने अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये टाइटल जयपुर पैट्रियट को हरा करके जीता है और ये पहली बार है जब यू मुंबा ने ये खिताब जीता। 31 मई से लेकर 15 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया इस चैंपियनशिप का। और कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। ये इसका 6ठा संस्करण था। लास्ट एडिशन इसका जो हुआ था वो 2024 में हुआ था, 5वां एडिशन। उसको गोवा चैलेंजर ने जीता था। इस बार यू मुंबा ने जीता, याद रखना। तो अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो भारत में ये टेबल टेनिस के लिए एक टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ऑर्गेनाइज करता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी प्रेसिडेंट वीटा तानी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। अचंता शरत कमल का नाम याद रखना। इनका संबंध टेबल टेनिस से है और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, हमारे कुछ टेबल टेनिस जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनके नाम एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। तो शरत कमल हो गए, जी साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पौलुमी घटक हो गया, सौम्यजीत घोष हो गए। तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो दोहा, कतर में होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल के माध्यम से सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल के अंतर्गत लाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। और मार्च 2025 में ये पोर्टल शुरू किया गया था। तो अब लोग घर बैठे 24 तरह की सेवाएं ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, नल कनेक्शन, दुकान का लाइसेंस, भवन की अनुमति और भी जो भी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो आराम से उनको मिल पाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले भोपाल नगर निगम में इसका परीक्षण हुआ था। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, उसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफ़ेद लिली, मछली है महशी। कुछ और प्रश्न देखोगे तो अभी एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन यहाँ पे शुरू हुआ। पार्थ योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। पंचमढ़ी, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक नेशनल पार्क। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? भोपाल। और भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य भी है। और अभी 58वां टाइगर रिजर्व बना था जो कि मध्य प्रदेश का नवा है, माधव नेशनल पार्क। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना शुरू हुई। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ये सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा जॉर्ज रसेल ने। तो अभी कनाडाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया जॉर्ज रसेल ने।
वे मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इस सीज़न में ये उनकी पहली जीत भी है। अभी तक जो फॉर्मूला रेस जो हो चुकी है 2025 में, वो एक बार मैं आपको शो करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी तक जॉर्ज रसेल ने एक भी रेस नहीं जीती है, 9-10 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर पियास्त्री ने जीती है, वो मैकलेरन के ड्राइवर हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, ये बाकी तो आप नोट तो देख ही रहे हो। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, इनका संबंध भारत से है कि फार्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहले भारतीय बनी थी अतिका मीर, और अभी मोनाको में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कुशमेनी। इन दोनों के नाम ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर, लाइक कर देना। बाकी डेली मैं आपको बताता हूँ इनकी क्विज आपको मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, कहाँ पे, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या एप्लीकेशन को तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया? साइप्रस। फिर पूछा, भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, ये क्या है? ड्रोन है। और फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 ये जीता है नाइट्रो कैप्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 ये कहाँ पर आयोजन होगा? विशाखापत्तनम में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ब्लेज मैट्रेवेली। और 31 मई 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है? 51.5 गीगावाट। ग्लोबल विंड डे आपने मनाया 15 जून को। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसने शुरू किया? ईरान ने। और आखिरी प्रश्न था, म्यूनिक ISSF विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज ने कितने पदक जीते? 4 मेडल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हुए। तो कल आपसे पूछा था, लेजर हथियार हेलियोस का अभी परीक्षण किसने किया, किस देश का है? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।